सबसे पहले तो मैं अपने ऐसे सम्मानित सज्जन खेमराज जी सुंदरियाल, जिनको इस बार पद्मश्री का अवार्ड मिला है, मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब सम्मान मिलते हैं, सामान्य बात नहीं है। न केवल खेमराज जी का नाम इसमें आगे बढ़ा है, बल्कि इन्होंने पानीपत का और साथ हरियाणा का नाम भी आगे बढ़ाया है कि वस्त्र उद्योग में इस प्रकार की ख्याति के व्यक्ति ऐसे हैं। मूल रूप से ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। 1975 में ये पानीपत में आए और फिर उन्होंने सरकारी नौकरी भी की। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। पानीपत में जब बसे तो यहाँ पानीपत का जो हथकरघा विभाग है, हथकरघा व्यवसाय है, उसमें विशेष तौर पर डिजाइन का काम, इसमें इनको भारत प्राप्त हुई, तो डिजाइन के काम बहुत किए इन्होंने। आप मांगेंगे ये पहले अगर भेज देते आप, तो शायद इसका भी मैं कुछ ना कुछ बना के ले आता सिस्टम के, ये होने वाला या नहीं होने वाला। और ये बात जैसे अर्चना जी ने कहा कि जो करना होता है वो बता देते हैं हाँ करना है, और जो नहीं करना होता तो बता देते हैं नहीं करना है। एक विषय रखा है इन्होंने, ऐसा सुना है कि पानीपत जिले में और जो इसका कंट्रोल एरिया वो बढ़ाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक सुनी है कि केवल पानीपत ही नहीं, हरियाणा के बहुत से जिलों को और हमको इसका कंट्रोल एरिया बढ़ाने का एक विचार आया हुआ है। क्यों आया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपको लाभ है कि हानि है, या बाद में विचार करना। किसी भी शहर की बसावट, जहां मकान बन गए, झुग्गियां बन गई, मजदूर आ गए, छोटे छोटे साल बन गए, इंडस्ट्री लगाई, तो जहां थोड़ी सस्ती जमीन मिली वहां इंडस्ट्री लगा ली। अब वहां कितनी गली छोड़नी है, कितना उसका आगे पीछे का क्या उसको बोलते हैं सेटबैक छोड़ना है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट प्लान में ही आती है। और बिना डेवलपमेंट प्लान के हमने कोई इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है, हमको 2 पैसे की बचत तो हो जाएगी, लेकिन कल को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर एक बार किसी का बड़ा नुकसान हो गया तो बचत तो करेंगे, अब 10 पैसे की नुकसान हो जाएगा 1 रुपया। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, किसी भी शहर को जानने के लिए वो शहर कैसा है, चाहे हम भारतवर्ष के शहरों को ले लें या दुनिया के शहरों को ले लें, तो हर कोई दूर से देखने वाला देखते हैं शहर की प्लानिंग क्या है। क्या ये शहर प्लान्ड तरीके से बसा हुआ है या अनप्लान्ड तरीके से बसा हुआ है। जिसका मन आए वहां अपना मकान बना लिया, जिसका मन आए वहां इंडस्ट्री लगा ली, और बाद में फिर संघर्ष करते रहते हैं हमारी तो सड़क कच्ची है जी, पक्की बनाओ, हमारे यहाँ तो सीवरेज नहीं है जी, हमारे तो पानी की वाटर लॉगिंग होती है जी, हमारे यहाँ तो ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, और इन समस्याओं से सब जूझते हैं। अपने देश में तो पहले हरियाणा के लोगों को जूझते हुए देखा था, अब मैं सारे देश भर के लोगों को जूझते हुए देख रहा हूं। उसमें से ये बात तो ठीक है, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल बात के लिए फोकस किया है कि रेगुलेशंस को कम करो, डीरेगुलेट करो, क्योंकि सरकारी चक्कर में रेगुलेशन में फंसने के बाद व्यक्ति को परेशानी होती ही होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो या कोई भी काम हो। 10 तरह के नियम कानून एक फाइल को लेकर चलते हैं, तो घिसते घिसते सड़क के कहते सरकार वो जो सड़क के चले, तो जो फाइल भी सड़क के चलती है और उसमें फिर पहिए लगाने पड़ते हैं। हालांकि बहुत बड़ी बात हो गई, काफी चीजें ठीक हुई है, लेकिन मैं कोई दावा नहीं करता कि 100% ठीक हो गया होगा। अभी भी कहीं कहीं परेशानियां जो आती हैं हमको मालूम है। इसको कैसे डीरेगुलेट करना है इन चीजों को, जिसके बिना काम चल सकता है। जैसा एक विषय आया कि कोई इंडस्ट्री है, वो 2 मंजिल बने कि 3 मंजिल बने, उसका FAR जो है वो 200 करना है कि 300 करना है, तो विषय है भाई आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक पहले ध्यान रख लीजिए, सड़कें ठीक हो, सीवरेज, पानी, बिजली सब ठीक हो, तो बढ़ाना तो ना जितना ऊंचा बनता है। तो डीरेगुलेट करने की बात आई है कि नो FAR कंडीशन, लेकिन साथ में जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी सर्विसेज है,
वो कंप्लीट चाहिए। और जब हम इसको अगर कंट्रोल्ड एरिया नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उठता है जाकर के एग्रीकल्चर लैंड के अंदर अपना 2-4 एकड़ लिए, 4 क्यारी बनाई और नस्ल लगा दी। अब जो आपको CLU लेना पड़ेगा तो ठीक है, उसमें पैसे लगेंगे। वो पैसे क्यों लगेंगे? उसी पैसे से उसकी सड़क बदलेगी, उसी पैसे से वहां अगर कोई सीवरेज का या कोई ड्रेनेज के लिए कोई एक पाइप लाइन बिछानी है या और प्रकार की जो सेवाएं जितनी जरूरी है वो देनी है, वो तो खर्च उसी में से आता है। पंजाबी में कहावत है कि खर्चाते मालते पेड़ा। क्यों? समझ गया ना? एक बार एक आदमी, उसके पिताजी ने कहा कि जा बेटा ये 20 रुपए का नोट पकड़ और सब्जी मंडी जाके सब्जी ले आ। सब्जी लेने जा रहा था, सोचा कि अकेला जाऊंगा, अनजान आदमी हूँ, कभी के गया नहीं, साथी ले लूंगा, दोस्त को साथ ले लिया कि चल भाई, पिताजी ने पहली बार काम जिम्मे लगाया, मैं अकेला ठीक नहीं, साथ चलते हैं, कोई कठिनाई आई तो निपटा लेंगे। चलते हुए 10 किलोमीटर आगे मंडी दूर थी, उस दोस्त ने कहा भाई जा रहे हैं, जरा बैठ के चाय तो पी लें। तो कहने लगा जी चाय पीने, मेरे पास तो पैसे सिर्फ 20 रुपए पिताजी ने दिए, उसकी सब्जी लानी है, अगर आपके पास पैसे हो तो चाय पीते हैं। कि नहीं नहीं, उस 20 रुपए में से पिएंगे। पहले 1 रुपया कम हो जाएगा। वो कहता है खर्चा तो मालते पड़ना है। बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि हाँ हमको CLU लेना पड़ेगा तो इसका पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, एक कठिनाई हो सकती है कि वो खर्चा बहुत ज्यादा अगर होगा तो उसको इंडस्ट्री भी लगानी है, खर्चा वहां करेंगे यहाँ करें। आजकल फाइनेंसिंग की सुविधाएं सब हो गई है, नहीं तो गवर्नमेंट को ही कहा जा सकता है कि इतना पैसा लेना तो एक साथ मत लो, एक 4-6 किस्तों में ले लो ना, थोड़ा थोड़ा हम कमाते रहेंगे, देते रहेंगे, लेकिन सुविधाओं से कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे मत करो, उससे कॉम्प्रोमाइज। ऐसे ऐसी गलियां आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है, कल को दुर्भाग्य से मानो कोई दुर्घटना से कहीं हो गई बात और अगर कोई हमको कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजनी पड़ जाए तो गाड़ी अंदर जा नहीं सकती। मानते हैं ना इस बात? 2 इंडस्ट्री है, एक ट्रक इधर से, एक ट्रक उधर से आ गया, उधर से आ गया, 2 ट्रक आमने सामने उस इंडस्ट्री एरिया में आर पार जा नहीं सकते। किसी को खाई थोड़ी है कि भी नॉर्म्स बनाएंगे, इतनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए, खुजली थोड़ी किसी को। तो मेरा ये निवेदन है कि जो मांग रखी है उसको उस ढंग से विचार न करें, जो आवश्यक है वो करना चाहिए। आज कोई बस्ती आबादी हो तो वहीं मानो कोई सड़क का प्रोविजन करना पड़ जाए, जमीन है नहीं तो क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे और फिर उस जगह को तोड़ना भी पड़ेगा, उस बिल्डिंग को घटाना पड़ेगा, उस इंडस्ट्री को घटाना पड़ेगा, उसका पैसा खर्चा अलग होगा। जिसकी है उसको तो पैसा मिलना चाहिए, दूसरी जगह लगाएगा खर्चा होगा, लेकिन पब्लिक का तो लग गया। सरकार का नहीं लगता पैसा, पब्लिक का लगता है। सरकार इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। सरकार तो जनता का प्रतिनिधि है, इसलिए इस बात पर कभी नहीं सोचना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, व्यापार में, इंडस्ट्री में टैक्सेशन मानो यही है, जैसे टैरिफ लग गया, टैक्सेशन ही था ना। तो ये टैक्सेशन लगने का कब हमको चिंता होती है कि इस टैक्सेशन लगने से बिजनेस किसका बढ़ेगा, किसका घटेगा। अगर बिजनेस घटने का और बढ़ने का विषय आए तो जिसका बिजनेस घटेगा उसको चिंता होनी स्वाभाविक है। अब टैरिफ ने, क्योंकि यूएसए ने लगाया था कि 50% आपको टैरिफ जो आप भेजेंगे यूएसए में, उसके कीमत का 50% पैसा आपको उस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो चीज महंगी हो जाएगी पानीपत की, और जब उनकी अपनी चीज होगी जिसको वो बनाएंगे तो 50% नहीं लगेगा, तो सस्ती उनकी बिकेगी, नुकसान पानीपत को होगा। समझ में आता है? लेकिन मान लो अगर हमारे माल पर 50% लग गया और उन्होंने सब देशों के सामान पर, अपने सामान पर भी वही 50% टैक्स लगा दिया, तो चिंता होनी चाहिए क्या? उनका काम करते रहे, हमारा माल तो बिकेगा, हमारा माल फिर हमारी क्वालिटी पर बिकेगा, हमारी कॉस्ट पर बिकेगा, हम उनको कितना, उनके माल से कितना सस्ता बाकी और फैक्टर्स है उसमें दे सकते हैं, तो माल हमारा बिकेगा। टेक्नोलॉजी अच्छी हमारी तो हमारा बिकेगा। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का अगर उतना जितनी कॉस्ट उनको पड़ती है वो नहीं पड़ेगी तो हमारा बिकेगा।
क्योंकि उन्होंने अब टैरिफ लगाया, हमारे सामान पर अपने पर नहीं लगाया। इसके कारण से चिंता हुई। अंदर अंदर जो चला होगा, जो बातचीत हुई होगी, ये तो अब या तो हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व जाने या उनका शीर्ष नेतृत्व जाने। लेकिन मैं एक आज बात आपको अंदर की बता रहा हूं, जो मेरे अपने मन की थी, आज मैं प्रकट कर रहा हूं कि जब ये टैरिफ लगा था, शायद जुलाई में लगा था, जुलाई 25 में ये टैरिफ लगा था। मैंने उस समय कहा था ये 6 महीने नहीं पकड़ेगा। उस समय कहा, लोगों ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा इसके बिना उनका गुजारा भी नहीं। वो सामान तो दुनिया से जो मंगाएंगे उनको वो खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी जनता उनको मारेगी। कितना ही वो टैरिफ लगा लें, लेकिन जो चीज बाहर से वो प्राप्त करते हैं उस कॉस्ट पर वो अपने यहाँ तो 10 जन्म भी नहीं बना सकते। एक बार पहले भी घुर्की दिखाई थी अटल जी के समय कि हम सैंक्शन लगा देंगे भारत के खिलाफ। वो विषय कौन सा था? पोखरण विस्फोट। उस समय भी अटल जी ने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, इतना ही विषय कहा था। और 6 महीने नहीं पकड़े थे यूएसए, क्योंकि यूएसए की कुछ चीजें भी वो हमारे यहाँ आती हैं। हमारे पास भी मार्केट कम नहीं है, 140 करोड़ की हमारी मार्केट है, दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट। लोग तो उसमें कहते थे आबादी जनसंख्या ये हमारे अभिशाप है, ऐसे बहुत नेता कहते थे। आज मोदी जी ने कहा कि नहीं, 140 करोड़ ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरी ताकत है, शक्ति है, मैं इसके आधार पर अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। तो इस पूरा जो अपने पास सिस्टम है उसके आधार पर ही ये बनाया गया, आगे बढ़ाया गया। जहां तक टेक्सटाइल का विषय है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट मार्केट सभी जगह, यूएसए हो, यूरोप हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से देश है जहां पानीपत का जो एक हमारा जो लीडिंग ग्लोबल चेन सिस्टम है उसमें पानीपत का बहुत बड़ा योगदान है। वो चाहे वॉलमार्ट हो, टारगेट हो, कॉस्टको हो, रॉन्जर हो, ब्रुक्स ब्रदर्स हो, इन सब में पानीपत का अपना स्थान है। हमारा देश इतना बड़ा योगदान करता आज से नहीं कर रहा। मैं आपको 1970s की, लेट 70s की बात बताता हूँ, और वो इसलिए बताता हूँ कि मैं संघ का प्रचारक तो निकला 1980 में। मैंने 72 से 80 तक कपड़े का काम किया, ट्रेडिंग का, और उस ट्रेडिंग में भी एक्सपोर्ट क्लॉथ जो था वो मैं सेलम से, ईरोड से, दक्षिण से मंगवाता था, दिल्ली के एक्सपोर्टर को गारमेंट्स के लिए देता था। मेरा अपना 3 साल का इसमें अनुभव है। और उस समय विदेशों के ऑर्डर पूरे होते नहीं थे। हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्री लग गई थी गारमेंट्स की कि दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर गारमेंट्स की फैक्ट्रियां तबाह की थी। तो तब से देश में एक इकोनॉमी हमारी इतनी ज्यादा है कि इसके बिना हम नहीं रह सकते और हमारे बिना वो नहीं रह सकते। तो हम जो है एक हब ऑफ इंडिया, और उसमें भी खास करके रिसाइकलिंग हब। हमारे यहाँ जो मटेरियल लगता है वो रिसाइकलिंग का भी बहुत लगता है। हम नए पुराने सब चीजें बनाते हैं। हम इसमें ब्लैंकेट भी बनाते हैं, रग्स भी बनाते हैं, कारपेट भी बनाते हैं, मैट्स भी बनाते हैं। और यहाँ जो मुझे बताया गया कि इस पानीपत का कुल मिलाकर के एक्सपोर्ट 18,000 करोड़ रुपए का सालाना एक्सपोर्ट होता है। और अगर अपनी मांग यहाँ की पूरी करने की बात कहें तो ये 40,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। और इसमें इंडस्ट्री के लोग तो है ही है, जनरेशन यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो भी बहुत है। आज लगभग हमारे इस इंडस्ट्री के कारण से 10 लाख परिवारों का काम ये चलता है, चाहे वो अपने हरियाणा के हो चाहे बाहर के। 10 लाख लेबर एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ये पानीपत की इंडस्ट्री देती है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री की चिंता स्वाभाविक भारत सरकार को भी रही है। जब ये सब हुआ था तो ये सारी चिंताएं आपकी पहुंचती थी। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से मेरी बात होती थी कि ये चीजें हल तो करना पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग में कहा ये जो विषय हुआ है इसके ऊपर किसी मंत्री ने बोलना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने संयम रखने की जो बात कही
वो बोले बात सब यूएसए को बोला, विपक्ष के लोग को बोले, बाकी बोले, सरकार ने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला कि ये रणनीति के तहत जो करना होगा करेंगे। रणनीति वो होती है जो बाहर बताई ना जाए। तो अंतर्गतवा सफलता मिली कि नहीं मिली? क्यों? तुमको बचाया, साथ के अंदर कृषि को भी बचाया, क्योंकि कृषि भी हमारे यहाँ बहुत एक ऐसा विषय है जिसके कारण से हमको अपने किसान की चिंता है कि हम कोई भी जो समझौता करेंगे उसमें हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिसमें हमारा डेयरी फार्म को, कृषि को, अन्य फसलों को इनका कोई नुकसान हो। उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम देंगे तो अपनी शर्तों पर देंगे। और यूएसए तो इसमें कोई बहुत लेता नहीं है, लेकिन यूएसए का जो डेयरी का प्रोडक्ट है वो हमें काफी सस्ता मिल सकता है, लेकिन हम अपनी डेयरी, अपनी चीजें उनको पहले रखेंगे। आपको समझौते में उस लिस्ट में नहीं डालेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये अपने देश की जनता को बचाना ये सरकार का काम होता है। हमने उसमें बचाया है। एफटीए हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, ये भी बहुत देशों से किए हैं। यूएई से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, कोई यूएसए से नहीं। पिछले इन 2-3 सालों के अंदर जो एक्सपोर्ट मार्केट्स मिल सकती हैं, आज भारत ऐसा देश है कि पहले तो हमको कोई अपने जाने नहीं देता था और लोग शंकाएं करते थे क्या कि भारत की बस जो है वो रुक गई है। लेकिन अब भारत की बस ऐसी बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, दुनिया के बहुत देश इस बस में चढ़ना चाहते हैं। हमारी इकोनॉमी की जो स्पीड बढ़ रही है, जिस गति से, दुनिया के जितने विश्लेषक हैं वो हैरान हो गए हैं कि कोई देश, इतना बड़ा देश, और इस गति से अपने आर्थिक सिस्टम को ठीक कर रहा है। आज हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी हम 4th हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो जाने वाले हैं। जर्मनी का हमारा बहुत कम अंतर है। यूएसए, चाइना अभी 3rd, जर्मनी 4th हम है, लेकिन जर्मनी और हमारा सिर्फ कुछ $1 बिलियन का अंतर रह गया है। तो ऐसी व्यवस्था आने वाली है, आने वाले साल में, 2 साल में हमको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। और खास करके ये जो वर्ष है, आज मुझे एक इंडस्ट्री के सीजन मिले, वो कर लगे कि मेरे पास विदेशों की, खास करके यूएसए की इतनी डिमांड आ रही है कि अब आप हमारे यहाँ माल भेजो। हमारा पिछला जो स्टॉक सब खत्म हो गया, जल्दी से स्टॉक की जो ऑर्डर हमको बुलाए गए हैं, तो मुझे अपनी इंडस्ट्री के बजाय दूसरी जो इंडस्ट्रीज है वो सामान, क्योंकि उनकी अपना एक ब्रांड है, अपना एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे और इंडस्ट्री का भी सहारा लेना पड़ रहा है कि मुझे ये ऑर्डर यहाँ भुगतान करने हैं। तो दूसरी इंडस्ट्री का संपर्क करके यूएसए का बड़ी इंडस्ट्री है, यमुनानगर की है, नाम बता देता हूँ, ईस्टजेट, तो बहुत बड़े पार्ट्स बनाते हैं लोग। उसके कारण से उनको भी 4-6 महीने पिछले ऑर्डर्स को उन्होंने ऑपरेट किए, लेकिन अब आगे स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो उनका क्या, लेकिन अब जब से ये 6-8 दिन से हुआ है, तब से वो सारे ऑर्डर उनके पास आ गए और टाइम लिमिट उनका बहुत कम है, क्योंकि पिछले काम उनके भी रुके हुए हैं। तो उसको करने के लिए वो पूरा कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे वो जो मेरी जानकारी हमारे कंप्यूटर है, यहाँ तो हमारा सामान नहीं जाता, ये इस कंपटीशन में आगे बढ़ने की चाहते हैं, लेकिन हमने इनको सबको पीछे छोड़ना है। आप इंडस्ट्री के जानकार हैं, आप इंडस्ट्री के नेता हैं, लीडर्स हैं, तो आपको जरूर पता होगा तो इस सारे सिस्टम को आगे कैसे बढ़ना है। हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो ट्रेड है, इसमें 4% ये भारत का हिस्सा है, और इसमें भी 3,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, छोटी नहीं है। जो मैं 40,000 करोड़ की यहाँ की बता रहा हूँ, उसमें टोटल 3,50,000 की ये इंडस्ट्री है। तो इसको पूरा करने के लिए जितने भी अपने पास यहाँ, क्योंकि यहाँ के जो व्यूअर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अपने सुंदरयाल जी जिसके प्रतिनिधि बन के आए हैं, तो व्यूअर्स का एक बहुत अच्छा नेटवर्क अपना काम बना हुआ है। सिटी ऑफ व्यूअर्स इसको कहा जाता है। यहाँ पावर लूम और लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्शन है, इसको आप उसी गति से बढ़ाएं। आपकी कठिनाइयाँ जो बताई गई है मुझे लिखित में जरूर दे दें, ताकि मैं जो हमारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उनको पहुँचा सकूँ, और जितने उसमें सहयोग आपका होगा उसको करेंगे। तो एक प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में जो पानीपत की एमएसएमई है, इसको मुकाबला भी करना है
और इसको खड़े भी रहना है, किसी प्रकार की कठिनाई कोई नहीं आएगी, इतना मैं आपको एक प्रकार से विश्वास दिलाता हूँ। जहाँ तक पानीपत से बाहर भी है, बड़ी सोनीपत में टेक्सटाइल का पार्क है, फरीदाबाद में भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के यूनिट कुछ लगे हैं, गुड़गांव के अंदर गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, एपरल्स हैं, हिसार में टेक्सटाइल मिल है, कॉटन जिनिंग और प्रोसेसिंग है, रोहतक में मेजर टेक्सटाइल ट्रेड और होलसेल मार्केट, रोहतक की बहुत बड़ी शोरीग्रोथ मार्केट आप जानते हैं। तो ऐसी जो सब मार्केट्स हैं, चाहे मशीनरी का काम है, चाहे हमारी मिलिंग यानी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मिलिंग की या धागा बनाने की प्रोसेसिंग यूनिट्स, उन सब के लिए इसके अंदर लाभ मिला है। तो इस सब में रेडीमेड गारमेंट्स की जो मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट है, जो कुल मिलाकर के जितनी मार्केट है उसके अंदर अकेले आधी मार्केट जो रेडीमेड गारमेंट्स की है। कॉटन, यार्न, फैब्रिक्स वगैरह के भी 10% इनकी मार्केट है। कारपेट, इसकी मार्केट भी आपकी 12% है। हैंडीक्राफ्ट, मैनमेड, यार्न, जूट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब मिलाकर के जो मैंने बताया कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए का यह काम है, इसको आप बनाए रखें। फिर भी कभी भी चाहे वो हरियाणा सरकार की तरफ से किसी प्रकार की वो कठिनाई आप महसूस करते हैं या भारत सरकार की तरफ से कठिनाई महसूस करते हैं, आप लिख करके हमको भेजिए। आपके लिए शुभकामना करते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने बुलाया और यहाँ सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।